बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, हाँ कि ना? चलो बेटा, अपन पिछले लेक्चर में कॉकरोच के नर्वस सिस्टम तक की अपनी बात पूरी कर चुके थे, हाँ कि ना? हमने बताया था हमारे पास कॉकरोच वाले चैप्टर का अंतिम पोर्शन बचा है, कॉकरोच का जनन तंत्र, और मैं उसी के बारे में आपके सामने बात करता हूं। देखिए, हम बात कर रहे हैं कॉकरोच के जनन तंत्र के बारे में। जैसा कि आपको पता है, कॉकरोच एक लिंगी जंतु होता है। कैसा जंतु होता है? एक लिंगी। और इस एक लिंगी को ही इंग्लिश में बोला जाता है डायसियस। एक लिंगी को ही क्या बोला जाता है? डायसियस। डायसियस का मतलब द्विलिंगी नहीं होता। क्या होता है? एक लिंगी, मतलब नर जंतु अलग तथा मादा जंतु अलग। तो कॉकरोच कैसा है? एक लिंगी जंतु है, मतलब नर अलग तथा मादा अलग। तो सबसे पहले हम यहां बात करते हैं, वो बात करते हैं नर जनन तंत्र के बारे में। किसके बारे में? नर जनन तंत्र के बारे में। बेटा, आपको पता है कि नर का जो गैमीट होता है उसको बोलते हैं स्पर्म या शुक्राणु। क्या बोलते हैं? स्पर्म या शुक्राणु। चलिए, मैं एक डायग्राम के थ्रू इन सारी की सारी बातों को आपके सामने रखता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। बच्चे, ये अपने पास नर जनन तंत्र का डायग्राम है। और नर जनन तंत्र में बात करके चले तो नर में स्पर्म के निर्माण का स्थल जो होता है उसको बोलते हैं टेस्टिस या वृषण। क्या बोलते हैं? टेस्टिस या वृषण। टेस्टिस या वृषण नर के शरीर में वो जगह थी जहां पे शुक्राणुओं का, स्पर्म्स का निर्माण होता है। इसलिए इस वृषण को बोलते हैं प्राथमिक जनन अंग। क्या बोला जाता है? प्राथमिक जनन अंग। यहां आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये सफेद रंग के जो ये संरचना दिखाई दे रही है, ये वृषण है। एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। टोटल मिला के वृषण कितने? 2। इसलिए मैं कहूं कि नर में वृषण कितने होते हैं बेटा? नर में वृषण होते हैं, वो होते हैं एक जोड़ी। कितने जोड़ी वृषण होते हैं नर में? नर में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। चले, मैंने कहा ये वृषण जो होता है ये स्पर्म निर्माण का केंद्र है, इसलिए इनको बोला जाता है प्राथमिक जननांग या प्राथमिक लैंगिक अंग, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, हाँ कि ना? ये वृषण जो होता है कॉकरोच में, कॉकरोच के वृषण जो होता है वो 4 से लेके छठे उदरीय खंड में स्थित होता है। कौन से? चौथा खंड, 5वां खंड तथा छठा खंड। 4 से लेके छठे उदरीय खंड में स्थित होता है। कौन सी सतह पे? उसकी पार्श्व सतह पे। कौन सी सतह पे? उसकी पार्श्व सतह पे। चले भैया, मैं आगे, हाँ कि ना? बहुत ध्यान से देखिएगा। एनसीईआरटी मैंने डायग्राम में यही बात बताई है। अब एनसीईआरटी क्या लिखती है वो ध्यान से देखिएगा। एनसीईआरटी पे बेटा यही लिखती है। क्या कह रही है? वो कह रही है नर जननांग एक जोड़ी वृषण है। मैंने क्या बताया? कितने जोड़ी है? एक जोड़ी। कौन से? 4 से लेके छठे उदरीय खंड पे है। कौन सी सतह पे? पार्श्व सतह पर। यस कि नो? चलो मैं आगे, अब आगे देखते हैं, डायग्राम आएगा। अब हमने क्या देखा कि इस वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण हो गया। हमने मान लिया कि इस वृषण में ये अपने पास लाल कलर वाली ये स्ट्रक्चर है, ये शुक्राणु बन गए। अब ये जो शुक्राणु बने हैं, इन शुक्राणुओं का संग्रहण जो होता है वो होता है शुक्राशय में। कहां पे होता है? शुक्राशय में। तो शुक्राशय का क्या काम था? शुक्राणुओं का संग्रहण करना। किसके शरीर में संग्रहण हो रहे हैं? नर के शरीर में। किसके शरीर में? नर में। नर के शरीर में। मेल कॉकरोच के शरीर में शुक्राणुओं का संग्रहण कहां होता है? शुक्राशय में होता है। कहां होता है बेटा? शुक्राशय में। और ये शुक्राशय यहां पे है। चले, तो सवाल था कि शुक्राणु बने कहां पे? वृषण में। आके संग्रहित कहां पे होंगे? शुक्राशय में। तो कोई ना कोई तो ऐसी नलिका होनी चाहिए जो इन वृषण को इस शुक्राशय से कनेक्ट करे, हाँ कि ना? तो इसके लिए यहां पे पाई जाती है ये शुक्रवाहिनी। क्या पाई जाती है? शुक्रवाहिनी। एक शुक्रवाहिनी तो ये आ रही है,
बाई साइड से के वृषण से, और एक शुक्रवाहिनी ये आ रही है दाई साइड के वृषण से। तो टोटल मिला के ये शुक्रवाहिका कितनी हुई? 2। मतलब ये शुक्रवाहिका कितनी हुई? ये अपने पास हुई 2, मतलब एक जोड़ी। कितनी होती है बेटा? एक जोड़ी। शुक्रवाहिका क्या काम किया? शुक्रवाहिका जो होती है वो वृषण से शुक्राणुओं को शुक्राशय तक लेकर आने का काम करती है, शुक्राशय तक लेकर आने का काम करती है। मेरी यहां तक की बात क्लियर है? डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हैं। चलो मैं आगे, एनसीईआरटी क्या कहती है देखिएगा। एनसीईआरटी ने बात कर रखी यहां पे शुक्रवाहिनी के बारे में। क्या लिख रही है कि प्रत्येक वृषण से एक पतली नलिका निकलती है। प्रत्येक वृषण से एक वृषण कितने? 2। तो शुक्रवाहिनी कितनी? 2, मतलब एक जोड़ी। हाँ, जो शुक्राणुओं को वृषण से शुक्राशय में लेकर जाती है इसे शुक्रवाहिनी कहते हैं। तो उस नलिका को क्या बोल दिया? शुक्रवाहिनी। शुक्र का वहन करने वाली, शुक्र को शुक्राणुओं को लेकर जाने वाली। कहां से? वृषण से शुक्राशय में। चलो भैया मैं आगे, यहां तक की बात में कोई दिक्कत? अब बेटा दोबारा डायग्राम पे आइए। डायग्राम में हमने बोला यहां पे अपने पास है शुक्राशय। अपने पास क्या है? शुक्राशय। और ये शुक्राशय क्या काम करता है? शुक्राणुओं का संग्रहण करता है। अब शुक्राणुओं का संग्रहण किस रूप में करेगा? बात है ये, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा। हमने माना कि अपने पास ये जो शुक्राशय है, इस शुक्राशय में बहुत सारे शुक्राणु आ गए। ये लीजिए, खूब सारे शुक्राणु यहां पे आ गए, बहुत सारे शुक्राणु आ गए। तो शुक्राशय से एक चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता है, और वो चिपचिपा पदार्थ सारे के सारे शुक्राणुओं को आपस में क्या कर देता है? चिपका देता है। तो उस चिपचिपे पदार्थ की वजह से सारे सारे शुक्राणु क्या हो गए? चिपक गए। मतलब ये जो ऐसे शुक्राणु आए थे, ये सारे के सारे शुक्राणु आपस में क्या हो गए बेटा? चिपक गए। शुक्राणुओं के चिपकने की वजह से यहां पे शुक्राणुओं का एक गुच्छा बन गया, या शुक्राणु की वजह से एक गेंद के समान संरचना बन गई। इस गेंद के समान संरचना को ही अपन बोलते हैं स्पर्मेटोफोर। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोफोर। तो कहने का मतलब शुक्राशय में शुक्राणुओं का संग्रहण किस रूप में होता है? वो होता है बेटा इस स्पर्मेटोफोर के रूप में। किस रूप में होता है? स्पर्मेटोफोर के रूप में। मतलब जब नर के शरीर से शुक्राणु मुक्त किए जाएंगे फीमेल के शरीर में, तो वो किस रूप में किए जाएंगे? बहुत सारे शुक्राणुओं के समूह के रूप में, मतलब शुक्राणुओं के गुच्छे के रूप में, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोफोर। मतलब स्पर्मेटोफोर के रूप में किए जाएंगे। हाँ कि ना? देखते हैं एनसीईआरटी क्या लिखती है। इसने क्या कहा वो ध्यान देखना। ये कह रहा है शुक्राशय छत्रक रूपी ग्रंथि से घिरा होता है। मैं 1 मिनट में बात करता हूं। शुक्राशय छत्रक रूपी ग्रंथि से घिरा होता है। मैं 1 मिनट में बात करता हूं। ये क्या है? दूसरा देखना, शुक्राणु शुक्राशय में संग्रहित रहते हैं। मैंने बताया शुक्राणु कहां संग्रहित होते हैं? शुक्राशय में। और एक पुंज के रूप में आपस में चिपके होते हैं। जिस पुंज के रूप में, जिस गुच्छे के रूप में चिपके हुए हैं, उस गुच्छों को क्या बोलते हैं? शुक्राणुधर या स्पर्मेटोफोर। इसीलिए तो मैंने कहा कि शुक्राशय में शुक्राणुओं का संग्रहण किस रूप में होता है? स्पर्मेटोफोर के रूप में होता है। और शुक्राशय से जब शुक्राणु मुक्त होते हैं मैथुन के समय, तो वो किस रूप में मुक्त होते हैं? शुक्राणुधर, मतलब स्पर्मेटोफोर के रूप में ही फीमेल के शरीर में मुक्त किए जाते हैं। मेरी यहां तक की बात एकदम क्लियर है? चले ये स्लाइड नोट कीजिए, आगे चलो। अब बात करते हैं कि सर ये लाइन क्या लिखी कि यह छत्रक रूपी ग्रंथि से घिरा होता है। आओ बोर्ड पे देखते हैं। बच्चे डायग्राम में देखिए, यहां पे हमने शुक्राशय की लेबलिंग तो कर रखी है, लेकिन शुक्राशय कहीं दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? मान लीजिए काले रंग का शुक्राशय है, तो ये शुक्राशय इससे घिरा हुआ है, तो जो चीजें इसके चारों तरफ है वो चीजें वो थी, उसको बोल दिया हमने मशरूम ग्लैंड या छत्रक ग्लैंड। क्यों? क्योंकि वो मशरूम की तरह की दिखाई देती है। जैसे यहां पे देखिए, ये मशरूम ग्रंथि जो होती है, इसके 2 पार्ट है। ये एक तो अंदर की साइड ये पीले कलर वाला भाग, जिसको हमने कह दिया छोटी नलिका। क्या बोल दिया?
छोटी नलिका। एक ये सफेद की साइड परिधीय भाग में है बड़े साइज की नलिका है, जिनको हमने बोल दिया बड़ी नलिका। ये छोटी नलिका तथा बड़ी नलिका दोनों मिलके निर्माण करती है मशरूम ग्रंथि का, जिसको अपन बोलते हैं छत्रक ग्रंथि, या इसी को बोलते हैं मशरूम ग्लैंड, छत्रक ग्रंथि या मशरूम ग्लैंड। तो हमने कहा कि शुक्राशय क्यों नहीं दिखाई दिया, क्योंकि शुक्राशय को किसने घेर लिया, किसने ढक लिया, इन छोटी नलिकाओं तथा बड़ी नलिकाओं से बनी हुई एक ग्रंथि जो किसके समान दिखाई देती है, मशरूम के समान दिखाई देती है, उसको बोलते हैं छत्रक ग्रंथि या मशरूम ग्रंथि। ये मशरूम ग्रंथि जो होती है ये शुक्राशय को घेरे हुए होती है। चले भैया, अब सवाल ये था कि सर ये जो छत्रक ग्रंथि आपने बताई, छत्रक ग्रंथि या जो ये मशरूम ग्रंथि आपने बताई, इस मशरूम ग्रंथि और छत्रक ग्रंथि की स्थिति क्या है और इसका क्या कार्य है। बेटा आपको बता दूं, ये मशरूम ग्रंथि जो होती है ये अपने पास 6th and 7th, छठे तथा 7वें उदरीय खंड में स्थित है। मशरूम ग्रंथि नर कॉकरोच की कौन सी उदरीय खंड में स्थित है, छठे तथा 7वें उदरीय खंड में स्थित है। अब सवाल था कि सर इन ग्रंथियों का कार्य क्या है। बच्चे देखिए, मैंने बोला कि इन मशरूम ग्रंथियां जो होती है, ये मशरूम ग्रंथि का निर्माण दो प्रकार की नलिकाओं के द्वारा होता है। केंद्रीय भाग में जो पीले रंग की नलिकाएं हैं उनको बोलते हैं छोटी नलिकाएं। क्या बोल दिया, छोटी नलिकाएं। ये जो छोटे आकार की नलिकाएं हैं, ये जो छोटी नलिकाएं हैं, इन छोटी नलिकाओं का काम है शुक्राशयों में संग्रहित शुक्राणुओं या स्पर्मेटोफोर को पोषण प्रदान करना। क्या करना, शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करना। तो इसका काम हुआ शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करना। चलो भैया, दूसरी यहां पे है बड़ी ग्रंथि, दूसरी यहां पे है, वो अपने पास है बेटा ये वाली बड़ी ग्रंथि। सवाल था कि सर इस बड़ी ग्रंथि का, बड़ी नलिका का क्या कार्य है। बेटा छत्रक की ये जो बड़ी नलिका है, ये बड़ी नलिका क्या काम करती है, ये जो स्पर्मेटोफोर है, इस स्पर्मेटोफोर के चारों तरफ फर्स्ट आवरण का स्रावण करती है। तो स्पर्मेटोफोर का प्रथम आवरण कौन स्रावित करती है, वो करती है बड़ी नलिकाएं। तो हमने बोला ये क्या काम करती है, स्पर्मेटोफोर का पर फर्स्ट आवरण का स्रावण करती है। चलिए भैया, तो जब भी पूछे कि मशरूम ग्रंथि किसको घेरे होती है, आप कहोगे किसको, शुक्राशय को घेरे होती है। कितने प्रकार की नलिकाओं से बनती है, दो प्रकार की नलिकाओं से। केंद्रीय भाग में छोटी नलिकाएं, परिधीय भाग में बड़ी नलिकाएं। छोटी नलिकाओं का कार्य शुक्राणुओं को या स्पर्मेटोफोर को पोषण प्रदान करना। बड़ी नलिकाओं का कार्य स्पर्मेटोफोर पर प्रथम आवरण का स्रावण करना। कौन से खंड में स्थित होती है, छठे तथा 7वें उदरीय खंड में स्थित होती है। मेरी यहां तक की बात में कोई दिक्कत, हां कि ना। चलो मैं कोरिलेट करता हूं, देखिएगा बच्चे। हम यहां बात करते हैं एनसीईआरटी ने क्या लिखा रखा, देखिए ये वाली हेडिंग पे पहले फोकस करते हैं। मशरूम ग्रंथि जिसको बोलते हैं यूट्रिक्युलर ग्लैंड। बेटा हमने बोला कि ये मशरूम ग्रंथि कहां पे होती है, छठे तथा 7वें उदरीय खंड पर स्थित होती है। पहली बात, कितने प्रकार की नलिकाओं से, दो प्रकार की नलिकाएं। पहली नलिका छोटी नलिका जिसका काम है शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करना। बड़ी नलिका जिसका काम है स्पर्मेटोफोर पर फर्स्ट आवरण का स्रावण करना। तो कहने का मतलब ये एक सहायक ग्रंथि का कार्य करती है। चलो भैया, मैं कोई दिक्कत नहीं यहां तक की बात में,
ठीक है जी, हाँ कि ना। नेक्स्ट, अब डायग्राम में आप दोबारा से आइए बेटा। जब आप डायग्राम को देखते हो तो आपने क्या देखा कि यहां पे ये अपने पास शुक्राशय है। इस शुक्राशय से एक नलिका बाहर निकली। उस नलिका को अपन बोलते हैं स्खलन नलिका या स्खलन वाहिनी। ये वाली जो है, ये जो मैंने स्टार लगाया, ये वाली जो नलिका है, ये है स्खलन वाहिनी या स्खलन नलिका। इस स्खलन नलिका का जो छिद्र होगा, मतलब लगभग यहां पे छिद्र होगा, इसका जो ये छिद्र होगा, इस स्खलन नलिका के छिद्र को ही बोलते हैं नर जनन छिद्र। क्या बोला जाता है? नर जनन छिद्र, हाँ कि ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि स्खलन नलिका जो थी वो कहां से निकली? शुक्राशय पे, और इसकी ओपनिंग जो थी उसको क्या बोलते हैं? नरजनन छिद्र। और कहां पे जाके खुली? नरजनन छिद्र द्वारा जाकर बाहर खुलती है, हाँ कि ना, हाँ कि ना। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सा सवाल क्या था? सवाल पूछेगा, बताओ नर के शरीर में शुक्राणुओं का संग्रहण कहां पे होता है? आप कहोगे सर शुक्राशय में होता है। किसके रूप में होता है? स्पर्मेटोफोर के रूप में होता है। अब अगला सवाल बहुत ध्यान से सुनिएगा, वो कहेगा बताओ शुक्राशय में स्पर्मेटोफोर कितने आवरण से आवृत होता है? बेटा शुक्राशय में स्पर्मेटोफोर केवल एक आवरण से आवृत होता है, जिसका श्रावण छत्र ग्रंथि की बड़ी नलिकाएं करती है, जिसको बोलते हैं प्रथम आवरण, फर्स्ट आवरण। मेरी बात क्लियर है? चलूं मैं आगे, यहां तक की बात में कोई दिक्कत? हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। यही बात एनसीईआरटी लिख रखी, मैं डायग्राम से कोरिलेट करता हूं, देखिएगा। स्खलन नलिका, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट, क्या कह रही है कि यह कहां से निकली बेटा? शुक्राशय से निकली। चले, कौन से छिद्र द्वारा जाके बाहर खुलती है? नर जनन छिद्र के रूप में बाहर खुलती है। और नर जनन छिद्र, ध्यान रखना, नर जनन छिद्र गुदा की कौन सी सतह पे होता है? अधर सतह पर होता है, हाँ कि ना। अगर पूछे बताओ कॉकरोच में नर जनन छिद्र गुदा की कौन सी सतह पर होता है? अधर सतह पर होता है। अगर वो पूछे कि बताओ गुदा नर जनन छिद्र की कौन सी सतह पे होता है, तो गुदा नर जनन छिद्र की कौन सी सतह पे हुआ बेटा? फिर पृष्ठ सतह पे हुआ। कौन सी सतह पे हुआ? पृष्ठ सतह पे हुआ। मेरी यहां तक की बात में कोई दिक्कत है? नहीं है। मैं आगे चलूं? हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलूं। अगली स्लाइड में देखिएगा। अगली स्लाइड में अपने पास दे रखी है सिसनीय ग्रंथि, जिसको अपन बोलते हैं फैलिक ग्लैंड या कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड। फैलिक ग्लैंड या कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड। बेटा एनसीईआरटी क्या लिखती है कि ये मशरूम ग्रंथि के ऊपर स्थित है। किसके ऊपर स्थित है? मशरूम ग्रंथि के ऊपर स्थित है, और स्पर्मेटोफोर के थर्ड आवरण का स्रावण करती है। किसका? स्पर्मेटोफोर के थर्ड आवरण का स्रावण करती है, हाँ कि ना। तो मतलब स्पर्मेटोफोर में टोटल कितने आवरण है? 3 आवरण है। कितने आवरण है? 3 आवरण है। मैं देखिए बताता हूं सारे के बारे में, बहुत ध्यान से देखिएगा। हमने मान लिया बेटा अपने पास ये जो है ये स्पर्मेटोफोर है, ये अपने पास स्पर्मेटोफोर है। स्पर्मेटोफोर का सबसे अंदर वाला जो आवरण है, हमने मान लिया ये स्पर्मेटोफोर का सबसे अंदर वाला आवरण है। इस सबसे अंदर वाले आवरण को अपन बोलते हैं बेटा फर्स्ट आवरण। क्या बोलते हैं? फर्स्ट आवरण। फिर इसके बाहर की साइड एक दूसरा आवरण बनता है। हमने मान लिया ये गुलाबी कलर वाला जो है ये स्पर्मेटोफोर के का सेकंड आवरण है। कौन सा आवरण है? सेकंड आवरण है। तीसरा आवरण के बारे में बात करें, हमने मान लिया कि ये अपने पास स्पर्मेटोफोर का तीसरा आवरण है। तो टोटल स्पर्मेटोफोर पे कितने आवरण हुए? 3 आवरण। कितने आवरण हुए? 3 आवरण। ये जो मेरे पास है, ये मेरे पास है थर्ड आवरण। इस थर्ड आवरण का स्रावण कौन सी ग्लैंड करती है? सिसनीय ग्रंथि, जिसको बोलते हैं फैलिक ग्लैंड। किसने किया बेटा? हमने बोला इसका स्रावण किया फैलिक ग्रंथि ने या फैलिक ग्लैंड ने। ये जो पिंक कलर वाला है ये इसका
दूसरा आवरण है। मैंने बोला ये यहां पे है अपने पास सेकंड आवरण, और इस सेकंड आवरण का स्रावण करती है, वो करती है स्खलन नलिका, जिसको बोलते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट। कौन करती है? इजैक्यूलेटरी डक्ट। सबसे अंदर वाला आवरण है ये वाला आवरण, ग्रीन वाला, ये सबसे अंदर वाला आवरण है, जिसको अपन बोलते हैं फर्स्ट आवरण। इस फर्स्ट आवरण का स्रावण करती है छत्रक ग्रंथि की लंबी नलिका। छत्रक ग्रंथि की लंबी नलिका जो है वो प्रथम आवरण का स्रावण करती है। तो कहने का मतलब स्पर्मेटोफोर पर टोटल कितने आवरण पाए जाते हैं? कुल 3 आवरण पाए जाते हैं। जब वो शुक्राशय में संग्रहित होता है तो पहला आवरण, जब वो इजैक्यूलेटरी डक्ट में आता है तो दूसरा आवरण, और जब उसको फीमेल की बॉडी में डाल दिया जाता है, मतलब मैथुन के समय, उस पे कौन सा आवरण स्रावित हुआ? तीसरा आवरण। जो किसने स्रावित किया? फैलिक ग्रंथियों ने स्रावित किया। किसने किया? फैलिक ग्रंथि ने स्रावित किया। हाँ कि ना? बच्चे आप डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हैं, ये मेरे पास फैलिक ग्रंथि है, ये वाली। ये फैलिक ग्रंथि छत्रक ग्रंथि के ऊपर है, और इनकी संख्या कितनी है? 1। और इस फैलिक ग्लैंड की, इस फैलिक ग्रंथि की ये जो पार्ट है, ये लो वाली, ये जो नलिका है, इस नलिका को ही बोलते हैं फैलिक डक्ट। इसको क्या बोलते हैं अपन? फैलिक डक्ट। ये फैलिक डक्ट जो होती है, ये फैलिक डक्ट नर जनन छिद्र के समीप ही आकर ओपन होती है, जिसको बोलते हैं, इसकी ओपनिंग को बोलते हैं फैलिक द्वार। क्या बोला जाता है? फैलिक द्वार। तो मैथुन के समय जब स्पर्मेटोफोर को फीमेल के शरीर में छोड़ दिया जाता है, तो ये फैलिक ग्लैंड से स्रावित होने वाला पदार्थ इस स्पर्मेटोफोर के चारों तरफ तीसरी कवरिंग का निर्माण करता है। तो याद रखना, तीसरी कवरिंग जो बनती है वो मादा के शरीर के अंदर बनती है। किसके अंदर बनती है? मादा के शरीर के अंदर बनती है। हाँ कि ना? चल लूं मैं आगे? यस। अब इस डायग्राम में 2-3 चीजें और बच गई। क्या? जैसा, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बारे में, जिनको अपने बोला गुदालूम। बेटा गुदालूम में पहले बता चुका हूं, ये एनल सरसी होते हैं, जो एक जोड़ी होते हैं, धागे नुमा होते हैं, 10वें टर्गम पर पाए जाते हैं, नर तथा मादा दोनों में पाए जाते हैं। ये अपने पास यहां पे उपस्थित ध्वनिग्राही साउंड रिसेप्टर है, बात मैं पहले कर चुका हूं। नेक्स्ट, ये पुच्छ शूक, जिसको गुदीय शूक बोलते हैं, इन्हीं को बोलते हैं एनल स्टाइल। एनल स्टाइल, ये एनल स्टाइल भी एक जोड़ी होते हैं। ये भी धागे समान फिलामेंटस संरचना है, जो कि केवल नर में पाई जाती है 9वें टर्गम पर, और यही है नर मैथुनांग। चलू मैं आगे। नेक्स्ट बच्चे, यहां पे देखिए, ये मेरे पास कहीं लिखा हुआ है बायां सीसन खंड, यहां पे लिखा हुआ है दायां खंड, यहां पे लिखा हुआ है अधर सीसन खंड। ये 3 वर्ड देखिए, दायां खंड, अधर सीसन खंड और बायां खंड। ये वास्तविकता में ये जो है, ये अपने पास यहां पे उपस्थित फैलोमियर्स या नर गोनेपोफाइसिस है। क्या है? फैलोमियर्स या नर गोनेपोफाइसिस। और मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं कि गोनेपोफाइसिस जो होते हैं वो असममित ये काइटिन की बनी हुई प्लेट्स है, जो नर जनन छिद्र को घेरे होती है, और ये ही नर में एक्सटर्नल जेनाइटिलिया को दर्शाती है। इसीलिए एनसीईआरटी ने लिखा है यहां पे
यहां पे कि नर गोनेपोफाइसिस जो होते हैं अथवा शिशन खंड जो होते हैं वो नर के बाह्य जनेंद्रिय को दर्शाते हैं। नर के एक्सटर्नल जेनेटिलिया को कौन दर्शा रहा है? वो दर्शा रहा है मेल गोनेपोफाइसिस। चलो हाँ कि ना। अब एक बार और डायग्राम पे आ जाइए, डायग्राम पे आइए, देखिएगा बेटा इस डायग्राम में इसके अलावा दो चीजें और दी गई है। पहली चीज ये देख रखा है लिंगाग्रिकांत, जिसको बोलते हैं टीटीलेटर। टीटीलेटर सबसे पहला इन टीटीलेटर का क्या काम है बेटा? जैसे नर में नर गोनेपोफाइसिस पाए जाते हैं, ऐसे ही मादाओं में मादा जनन छिद्र जो होता है उसको ढकने का काम करते हैं मादा गोनेपोफाइसिस। तो ये टीटीलेटर जो होते हैं, ये टीटीलेटर मैथुन के समय मादा गोनेपोफाइसिस को हटाने का काम करते हैं ताकि मादा जनन छिद्र जो था उसको वो अनमास्क कर सके, मादा जनन छिद्र दिखाई दे सके। चले नेक्स्ट, यहां पे हमने एक चीज और लिखी है, वो लिखी है कूट सिशन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सूडोपेनिस। बेटा हमको ये बात पता है कि कॉकरोच में आंतरिक निषेचन होता है, तो जब नर व मादा कॉकरोच जो होते हैं वो मैथुन करते हैं, तो मैथुन के समय ये कूट सिशन जो होता है ये नर व मादा को आपस में जोड़े रखने का काम करता है, एक दूसरे के से कनेक्ट रखने का, अटैच रखने का काम करता है। कौन? कूट सिशन। चले तो बेटा इस डायग्राम की मैंने सारी की सारी बातें आप लोगों से डिस्कस कर ली है। चले आप लोगों ने ये वाली स्लाइड है, ये पूरी की पूरी स्लाइड नोट कर ली होगी। आप लोगों ने ये वाली भी पूरी की पूरी स्लाइड नोट कर ली होगी। यहां पे नर जनन तंत्र होता है कंप्लीट। हम चलते हैं अगले पोर्शन पे जिसको बोला है मादा जनन तंत्र। देखें हम बात कर रहे हैं बेटा यहां पे मादा जनन तंत्र के बारे में। चले मैं डायग्राम के थ्रू थोड़ी सी बात आगे बढ़ाता हूं, ध्यान से देखिएगा बच्चे। यहां पे ये जो डायग्राम है अपने पास, ये मादा जनन तंत्र का डायग्राम है। जैसे मैंने बोला था कि नर में नर युग्मक शुक्राणुओं के निर्माण का स्थल जो था वो स्थल था वृषण, इसलिए वृषण को बोला था प्राथमिक लैंगिक अंग। इसी तरह मादाओं में भी मादा युग्मक जिसको बोलते हैं अंडे, उन अंडों के निर्माण का स्थल जो होता है वो होता है अंडाशय। क्या होता है? अंडाशय। इसलिए मादाओं में अंडाशय को प्राथमिक लैंगिक अंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्राथमिक लैंगिक अंग। अब कॉकरोच की जो फीमेल होती है उसमें दो अंडाशय होते हैं, एक होता है दाईं तरफ और दूसरा होता है बाईं तरफ। एक तो ये रहा और एक ये रहा, तो मैं कहूं टोटल अंडाशय कितने हुए? टोटल अंडाशय हुए दो, मतलब एक जोड़ी। कितने हुए? एक जोड़ी। अब ये एक जोड़ी अंडाशय जो होते हैं ये मादा कॉकरोच के उदरीय भाग में स्थित होते हैं। कहां होते हैं? उदरीय भाग में स्थित होते हैं, 2 से लेके 6ठे खंड तक। तो हमने बोला कहां है ये अपने पास है 2 to 6 उदरीय खंड में। कौन से उदरीय खंड में है? 2 से लेके 6ठे तक के उदरीय खंड में स्थित होते हैं। और ये उदरीय खंड की कौन सी सतह पे होते हैं? ये अपने पास होते हैं बेटा उदरीय खंड की पार्श्व सतह पे। कौन सी सतह पे? पार्श्व सतह पे। हाँ कि ना? चलो मैं आगे, यहां तक की बात क्लियर है। अब हमने क्या काम किया, इस अंडाशय को अंदर से देखा तो क्या देखा? हर एक अंडाशय में उपस्थित है 8 ओवेरियन डक्ट जिनको बोलते हैं ओवेरियोल्स। तो हमने बोला कि यहां पे क्या है, एक अंडाशय बराबर 8 ओवेरियोल्स या अंडाशय नलिकाएं। तो एक अंडाशय में कितनी अंडाशय नलिकाएं? 8। तो दोनों अंडाशय में कितनी हुई टोटल मिला के? 16। यस कि नो? अब हमने क्या काम किया बेटा, एक अंडाशय में 8 ओवेरियोल्स थी, अंडाशय नलिका थी। हमने एक अंडाशय नलिका को देखा तो क्या देखा कि एक अंडाशय नलिका में बहुत सारे अंडों की ये श्रृंखला उपस्थित थी। ऐसे
ये मेरे पास क्या है, ये अपने पास है परिवर्धनशील अंडों की श्रृंखला, परिवर्धनशील अंडों की श्रृंखला। तो हमने कहा कि अंडा से, ध्यान रखना, अंडा से मादा का प्राथमिक लैंगिक अंग है कितने जोड़ी, एक जोड़ी। कौन से उदरीय खंड में, 2 से लेके छठे उदरीय खंड में। कौन सी सतह पर, पार्श्व सतह पर। एक अंडाशय में कितनी अंडाशय नलिका या ओवरियोल्स, वो टोटल मिला के 8। तो दोनों अंडाशय में कुल कितनी हुई, 16। एक अंडाशय नलिका के अंदर हमने देखा तो क्या देखा कि उसमें परिवर्धनशील अंडों की क्या थी, श्रृंखला। तो हुआ क्या कि एक अंडाशय नलिका जो थी, उस एक अंडाशय नलिका में एक बार में एक अंडा बनता है। कितना अंडा बनता है, एक अंडा। तो एक अंडाशय में टोटल कितने अंडे बने, जितनी अंडाशय नलिका है, मतलब एक अंडाशय में बने 8 अंडे। दूसरे अंडाशय में कितने बने, 8 अंडे। तो ध्यान रखना, कॉकरोच में एक समय में दोनों अंडाशय में कुल 16 अंडों का निर्माण होता है। कितने अंडों का, 16 एग्स का निर्माण होता है। हाँ कि ना। चलो मैं आगे, एनसीईआरटी क्या कहती है देखो। देखो एनसीईआरटी ने बात की अंडाशय में, कह रहा है मादा जनन तंत्र में दो वृहद आकार के दो है, मतलब एक जोड़ी अंडाशय है जो कहां स्थित है, उदर में। कौन से सेगमेंट में, 2 से लेके छठे सेगमेंट में। कौन सी सतह पे, पार्श्व सतह पर स्थित है। चलो भैया मैं आगे। अब हमने कहा था एक अंडाशय में कितनी अंडाशय नलिकाएं, 8। इसलिए लिखा प्रत्येक अंडाशय में कितनी अंडाशय नलिकाएं, 8 अंडाशय नलिकाएं, या अंडाशकों का बना होता है। और एक अंडाशय नलिकाएं को देखें तो उसमें क्या थी, परिवर्धनशील अंडों की श्रृंखला। तो इसमें क्या लिखा हमने कि अंडाशय नलिका में एक श्रृंखला है, किसकी, परिवर्धित हो रहे अंडों की श्रृंखला है। मेरी यहां तक की बात क्लियर है। चलो दोबारा डायग्राम पे आएंगे। अब बच्चे इस डायग्राम पे अब दोबारा आते हैं। तो यहां पे अपने पास एक टर्म आ रही है अंडवाहिनी। हमने क्या बताया, हमने ये बताया आपसे कि अपने पास ये अंडाशय है, इन अंडाशय में अंडों का निर्माण हुआ। ये लीजिए खूब सारे अंडे बने, अंडाशय में अंडों का निर्माण हुआ, मादा युग्मकों का निर्माण हुआ, इसलिए इनको बोला प्राथमिक लैंगिक अंग। अब ये अंडाशय से ये अंडे जो थे, ये अंडे सारे अंडाशय से निकल के इस नलिका में आएंगे। ये नलिका जो है, इस नलिका को बोला है अंडवाहिनी। क्या बोला है, अंडवाहिनी, मतलब अंडों को लेकर जाने वाली। तो प्रत्येक अंडाशय से एक अंडवाहिनी निकली। अंडाशय कितने, 2। तो टोटल अंडवाहिनी कितनी निकली, 2। इसलिए ये अंडवाहिनी कितनी हुई बेटा, ये भी मेरे पास हुई एक जोड़ी, जो क्या काम करती है, अंडाशय से अंडों को लेकर आने का काम करती है। चले, लेकिन इस जगह पे जाके ये दोनों की दोनों अंडवाहिनी क्या हो गई, जुड़ गई, और जुड़ के इन्होंने एक सामान्य अंडवाहिनी बना ली। इस सामान्य अंडवाहिनी को ही बोलते हैं योनि। इसी को अपन बोलते हैं बेटा योनि, वेजाइना, योनि या वेजाइना। चले, तो जब भी बोले कि बताओ अंडवाहिनी कितनी, आप कहोगे अंडवाहिनी होती है 2 या एक जोड़ी। योनि का निर्माण किससे होता है, दोनों अंडवाहिनियों के जुड़ने से होता है। और ये योनि जो होती है, ये योनि लगभग इस जगह पे खुलती है। अब योनि की जो द्वार है, जो ओपनिंग है, इसी को बोलते हैं मादा जनन छिद्र। क्या बोलते हैं, मादा जनन छिद्र। तो मैंने बोला ये नीले वाला मेरे पास बन गया मादा जनन छिद्र। तो मैं कहूं कि योनि किसके द्वारा खुलती है, योनि मादा जनन छिद्र के द्वारा खुलती है। चले, एनसीईआरटी क्या कहती है देखिए, ये लीजिए बात कर रखी किसने, अंडवाहिनी, जिसको बोलते हैं ओविडक्ट। मैंने कहा प्रत्येक अंडाशय से एक अंडवाहिनी निकलती है, ये लिखा हुआ है प्रत्येक अंडाशय से एक। तो टोटल मिला के 2 अंडाशय से 2, मतलब कितनी होगी, एक जोड़ी। हाँ कि ना। दोनों की दोनों अंडवाहिनियां मिलकर किसका निर्माण करती है, योनि का। ये लिखा, दोनों तरफ के अंडाशयों की अंडवाहिनियां मिलकर एक मध्य अंडवाहिनी का निर्माण करती है, जिसको क्या बोलते हैं, योनि। योनि जो होती है वो कहां जाके खुलती है, वो जाके खुलती है जनन कोष्ठ में। कहां जाके खुलती है, जनन कोष्ठ में। किसके द्वारा, मादा जनन छिद्र के द्वारा। डायग्राम है ये देखिए, हमने बोला
कि इस डायग्राम में देखिए तो ये जो चैम्बर है, ये चैम्बर क्या है मेरे पास, जनन कोष्ठ। और हम पहले ही बता चुके हैं कि जनन कोष्ठ का निर्माण किससे होता है, 7th प्लस 8th प्लस 9th स्टर्नम से होता है। मादा जनन कोष्ठ का निर्माण किससे होता है, 7वां 8वां और 9वां स्टर्नम से होता है। ध्यान रखना किससे होता है, स्टर्नम से, हाँ कि ना। अब इस जनन कोष्ठ के दो भाग है, एक तो है जनन कक्ष एंड दूसरा है मेरे पास बाह्य प्रगुहा या प्रकोष्ठ। मेरी बात क्लियर है, बाह्य प्रगुहा या प्रकोष्ठ। तो ये जनन मादा जनन छिद्र या योनि है, वो कहां के खुल रही है, जनन कोष्ठ में खुल रही है, हाँ कि ना। चलू मैं आगे, यहां तक की बात क्लियर है। नेक्स्ट, ये मेरे पास है युग्मन प्रवर्ध। क्या है युग्मन प्रवर्ध, जिनको बोलते हैं मादा गोनेपो फाइसिस। जैसे नर गोनेपोफाइसिस नर जनन छिद्र को ढके हुए थे, उसी तरह ये युग्मन प्रवर्धन मादा गोनेपोफाइसिस किसके चारों तरफ प्रेजेंट है, मादा जनन छिद्र को ढके हुए है। चलो भैया आगे। नेक्स्ट, अगली बात करते हैं, अगली हम बात करते हैं, ये बात करते हैं शुक्र ग्राहिका के बारे में। इस शुक्र ग्राहिका को इंग्लिश में बोलते हैं स्पर्मेथिका। क्या बोला जाता है, स्पर्मेथिका। आपको बता दूं कि ये स्पर्मेथिका जो होता है, ये भी बेटा होता है एक जोड़ी। स्पर्मेथिका क्या होता है, ये भी होता है बेटा एक जोड़ी, और ये मादा के शरीर में उदर के छठे खंड पर होता है। कहां पे होता है, ये अपने पास है 6th उदर, ये खंड पर। कौन से उदरीय खंड पर स्थित होता है, छठे नंबर के उदरीय खंड पर स्थित होता है। क्या, शुक्र ग्राहिका या स्पर्मेथिका। सवाल था सर, ये जो स्पर्मेथिका होता है, इस स्पर्मेथिका का क्या काम है। बेटा जैसे नर के शरीर में स्पर्म का संग्रहण होता है, वो शुक्राशय में हो रहा था स्पर्मेटोफोर के रूप में, जिसपे कितनी कवरिंग थी, एक। तो मैथुन के बाद जब सारे के सारे स्पर्मेटोफोर को मादा जनन कोष्ठ में मुक्त कर देता है, तो वो सारे के सारे स्पर्म जाके कहां इकट्ठे हो जाते हैं, स्पर्मेथिका में। कहां हो जाता है, स्पर्मेथिका में। तो स्पर्मेथिका का क्या काम है, इसका काम है मादा के शरीर में शुक्राणुओं का संग्रहण करना। मादा के शरीर में शुक्राणुओं का संग्रहण करना किसका काम, स्पर्मेथिका का काम। तो ये क्या काम करता है, मादा के शरीर में स्पर्मेटोफोर का संग्रहण करता है। अब सवाल था कि नर के शरीर में भी संग्रहण हो रहा था शुक्राशय में, मादा के शरीर में भी शुक्र ग्राहिका में संग्रहण हो रहा है, तो दोनों स्पर्मेटोफोर में क्या अंतर, नर के शरीर में संग्रहण हुआ, उस स्पर्मेटोफोर पे केवल एक आवरण था, जिसका स्रावण छत्रक ग्रंथियों की लंबी नलिका ने किया था। जबकि मादा के शरीर में जो हुआ, वो स्पर्मेटोफोर 3 आवरण से आवृत था, मतलब उस पर छत्रक ग्रंथियों की लंबी नलिकाओं का आवरण भी था, उस पर इजैकुलेटरी डक्ट का आवरण भी था, और उस पर फैलिक ग्लैंड, जिसको अपन ने बोला सिसनीय ग्रंथियां, उनका भी आवरण उपस्थित था। चले, अब ये जो मेरे पास शुक्र ग्राहिका, ये मेरे पास इस स्पर्मेथिका का पोर है। ये स्पर्मेथिका का पोर जो होता है, छिद्र जो होता है, ये भी जनन कोष्ठ में खुलता है। कहां खुलता है, जनन कोष्ठ में खुलता है। चले, इस डायग्राम की अंतिम हेडिंग मेरे पास, वो अंतिम हेडिंग है ये श्लेषक ग्रंथि, जिसको अपन बोलते हैं कोलेटेरियल ग्लैंड।
अब डायग्राम में देख रहे हो ये कोलेटेरियल ग्लैंड टोटल मिला के कितने जोड़ी, ये कोलेटेरियल ग्लैंड जो होती है ये टोटल मिला के अपने पास होती है बेटा 1 पेयर। ये कोलेटेरियल ग्लैंड कितने जोड़ी होती है, ये कोलेटेरियल ग्लैंड जो होती है मेरे पास ये होती है 1 पेयर। चले भैया, हाँ जी चले। अब पहले मैं इतनी बातें बताता हूं, उसके बाद इस श्लेष्मक ग्रंथि के बारे में बात करता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम यहां बात कर रहे हैं स्पर्मेथिका के बारे में। मैंने बताया स्पर्मेथिका उदर के कौन से खंड में, छठे खंड में। कितने जोड़ी, एक जोड़ी होता है। कहां जाके खुलता है, जनन कक्ष में खुलता है, बिल्कुल बिल्कुल योनि की द्वार के समीप, मादा जनन छिद्र के समीप। चले, इसका काम क्या है, मादा के शरीर में स्पर्मेटोफोर का संग्रहण करना। मतलब शुक्राणु जो है वो शुक्राणुधर स्पर्मेटोफोर के द्वारा स्थानांतरित होते हैं। किसके शरीर में, मादा के शरीर में। तो मादा के शरीर में शुक्राणु किसके रूप में जाते हैं, स्पर्मेटोफोर के रूप में जाते हैं। चलू मैं आगे, अगली स्लाइड में देखना। हमें बात करनी थी, वो बात करनी थी इन श्लेष्मक ग्रंथि कोलेटेरियल ग्लैंड के बारे में। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि श्लेष्मक ग्रंथि जो होती है वो कितनी जोड़ी होती है, एक जोड़ी। अब डायग्राम में देख सकते हैं श्लेष्मक ग्रंथि कितनी जोड़ी है, एक जोड़ी। इधर वाली तो है बाईं और इधर वाली है दाईं। डायग्राम में क्लियरली दिख रहा है कि बाईं वाली श्लेष्मक ग्रंथि जो होती है वो ज्यादा शाखित है, ज्यादा बड़ी है दाईं वाली की तुलना में। चले, और ये दोनों की दोनों श्लेष्मक ग्रंथियां एक ही छिद्र के द्वारा खुलती है, दोनों की दोनों एक ही छिद्र के द्वारा खुलती है। ये ग्रीन वाला दोनों का एक ही छिद्र है। यस की नो, यस की नो। तो मैंने कहा कि ये श्लेष्मक ग्रंथि जो होती है ये भी कहां खुल रही है, ये भी जनन कोष्ठ में खुल रही है। कहां खुल रही है, जनन कोष्ठ में। तो कहने का मतलब मादा के जनन कोष्ठ में कितने द्वार है, 3 द्वार। पहला मादा जनन छिद्र का द्वार, दूसरा स्पर्मेथिका का द्वार और तीसरा श्लेष्मक ग्रंथि का द्वार। हाँ कि ना, डायग्राम की बातें सारी सारी नोट हो गई। चले, आपने ये वाली स्लाइड भी शायद पूरी की पूरी नोट कर ली होगी। चले, हम बात कर रहे हैं आपके सामने इस वाली स्लाइड के बारे में। तो हमने पहले बोला कि श्लेष्मक ग्रंथि एक जोड़ी होती है और लेफ्ट वाली श्लेष्मक ग्रंथि ज्यादा शाखित होती है। सवाल था कि सर इस श्लेष्मक ग्रंथि का क्या काम था। बेटा, जब ओवा तथा स्पर्म एक दूसरे से फ्यूज हो गए, मतलब निषेचन हो गया, तो उस निषेचित अंडे के चारों तरफ एक प्रोटीन युक्त कवच का स्रावण होता है। किसका स्रावण होता है, कवच का स्रावण होता है। और उस कवच को बोलते हैं अंड कवच, या उसको बोला जाता है ऊथिका। क्या बोला जाता है, ऊथिका। तो ये श्लेष्मक ग्रंथि है, इनका कार्य क्या हुआ, निषेचित अंडों के चारों तरफ ऊथिका का स्रावण करना। किसका स्रावण करना, ऊथिका का स्रावण करना। चले, अगली बात यही दिमाग में आई कि सर इस ऊथिका के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन दे। आप देखिए, हम बात करते हैं यहां पे ऊथिका के बारे में। अभी मैंने बताया कि ऊथिका क्या है, ये एक प्रोटीन का बना हुआ कवच है जो किसके चारों तरफ स्रावित होता है, निषेचित अंडों के चारों तरफ स्रावित होता है। यही पहले पॉइंट में है। दूसरा सवाल, सर आप हमें बताइए इस ऊथिका का रंग कैसा होता है। बेटा, ये ऊथिका जो होता है ये गहरे लाल रंग से काले भूरे रंग का होता है। रंग कैसा होता है ऊथिका का, गहरे लाल रंग से काले भूरे रंग का होता है। इसका आकार कितना होता है, इसका 3/8 इंच मतलब 8 mm लंबा होता है। कितना लंबा होता है, ये 8 mm लंबा कैप्सूल है। चले, अब एक जो मादा कॉकरोच होती है वो अपने जीवन काल में लगभग 9 से 10 ऊथिका का निर्माण करती है। कितने ऊथिका का निर्माण करती है एक मादा कॉकरोच अपने जीवन काल में, 9 से 10 ऊथिका का निर्माण करती है। और ऊथिका किसके चारों तरफ बना है, निषेचित अंडों के चारों तरफ। तो अगर हम एक ऊथिका में देखें तो एक ऊथिका में लगभग 14 से 16 निषेचित अंडे होते हैं। कितने होते हैं, 14 to 16। तो इसलिए लिखा है कि एक ऊथिका में, प्रत्येक ऊथिका में कितने निषेचित अंडे हैं,
14 to 16 निषेचित अंडे हैं ये। एक ऊथिका में कितने अंडे हैं? 14 to 16 एग्स। और फीमेल अपने लाइफ स्पैन में कितने करती है टोटल जीवन काल में? 9 से 10 ऊथिका का निर्माण करती है, हाँ कि ना? अब मादा जो है वो ये ऊथिका बनाती है और इस ऊथिका को दीवार की जो दरारें वगैरह होती है उस जगह पे नमी युक्त भाग में जाके छोड़ देती है, गिरा देती है, लेकिन ये ध्यान रखती है कि उस जगह पे भोजन खूब सारा हो ताकि जो आने वाले बच्चे हैं उनको आसानी से भोजन उपलब्ध हो जाए। इसीलिए एनसीईआरटी ने ये लिखी है कि ये संपुट, ये जो ऊथिका है, इनको दरारों तथा आर्द्रता युक्त तथा भोजन वाले स्थानों पर चिपका दिया जाता है। फीमेल वहां पे इनको गिरा देती है, छोड़ देती है। अब सवाल था कि ऊथिका जो था, उस ऊथिका के अंदर था कॉकरोच का भ्रूण। क्या था? कॉकरोच का भ्रूण। उस कॉकरोच के भ्रूण का आगे का परिवर्धन कैसे होगा? चले तो हम यही बात करते हैं परिवर्धन के बारे में। बेटा पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना में परिवर्धन जो होता है, डेवलपमेंट जो होता है, वो होता है पैरामेटाबोलस प्रकार का। मतलब इसमें अपूर्ण कायांतरण होता है। कैसा कायांतरण होता है बेटा? अपूर्ण कायांतरण होता है। मतलब इसमें कौन सी अवस्था होती है? निम्फ अवस्था, अभ्रक अवस्था होती है। अब इस अभ्रक अवस्था की खास बात क्या है? ये अभ्रक अवस्था जो है ये वयस्क के लगभग समान दिखाई देती है। पूरी तरह नहीं, मैंने वर्ड बोला लगभग, तो लगभग किसके समान देती है? संरचनात्मक रूप से वयस्क के समान दिखाई देती है, हाँ कि ना? जबकि अगर ये लार्वा होता तो आपको पता है लार्वा की स्ट्रक्चर वयस्क की स्ट्रक्चर से बिल्कुल क्या होती है? 100% अलग। लेकिन निम्फ की तथा वयस्क की स्ट्रक्चर क्या होती है? लगभग एक समान। तो अपने पास ये जो बना है निम्फ, ये बना है जो निम्फ, जब ये निम्फ बदलेगा वयस्क में, किसे बदलेगा? वयस्क में। तो निम्फ जब वयस्क में बदलेगा तो इसमें होते बेटा तेहरा निर्मोचन। कितने निर्मोचन होते हैं? 13 निर्मोचन होते हैं। 13 मोल्टिंग होती है, जिसके द्वारा ये निम्फ किस में बदलता है? वयस्क में बदलता है। किस में बदलता है? वयस्क में बदलता है। यही बात यहां पे लिखी हुई है। चले अब बच्चे 12 मोल्टिंग के बाद, 12 मोल्टिंग के बाद जो निम्फ बना, उस निम्फ में हमें विंग्स पैड दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? विंग्स पैड। और वयस्क जो होता है उस वयस्क में हमें वेल डेवलप्ड विंग्स दिखाई देते हैं। तो 12 मोल्टिंग के बाद, मतलब 13वीं मोल्टिंग से पहले जो निम्फ है उसमें क्या होंगे? विंग्स पैड। अंतिम मोल्टिंग, 13वीं मोल्टिंग होती है अंतिम मोल्टिंग। अंतिम मोल्टिंग से पहले वाले निम्फ में क्या होते हैं? विंग्स पैड। और वयस्क में क्या होते हैं? विंग्स। यही लाइन यहां पे लिख रखी है कि अंतिम अभ्रक अवस्था से पहली, अंतिम अभ्रक अवस्था से पहली कौन सी हुई? 12 मोल्टिंग के बाद 13वीं मोल्टिंग हो जाएगी तो वयस्क में बदल जाएगा। पहली अवस्था में विंग्स पैड पाए जाते हैं। चले भैया, मेरी यहां तक की बात में कोई दिक्कत? क्लियर है? इस स्लाइड को उतारिए। नोट कर लिया भाई स्लाइड? अगर स्लाइड नोट कर लिया तो यहां पे जाके अपना कॉकरोच का थ्योरेटिकल पोर्शन खत्म होता है। चले अब हम बात करते हैं कि प्रीवियस कुछ ईयर में नीट में कॉकरोच से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अपन उन क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आप थोड़ा सा ध्यान लगा के बोर्ड पे देखिए। मैं सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने डिस्कस करता हूं, देखिएगा। पहला है, निम्नलिखित में से वह कौन सी एक चीज है जिसे सामान्य कॉकरोच में होते हुए सही कहा गया है? बात देखनी है, कॉकरोच से संबंधित सही स्टेटमेंट ढूंढना। पहला है, मेलपेगी नलिकाएं जो उत्सर्जी अंग होती है कोलन में से निकलती हुई होती है। गलत बात है। हमको पता है ये मेलपेगी नलिकाएं संख्या में 100 से 150 होती है, पीले रंग की है, उत्सर्जी अंग है जो कि मध्यांत्र तथा पश्चात्र के संधियुक्त भाग में होती है, कोलन वाले भाग में नहीं होती। तो पहली बात गलत। दूसरी बात,
रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन द्वारा होता है। बेटा गलत बात, मैंने बताया था कॉकरोच का रक्त जो होता है वो रंगहीन होता है क्योंकि उसमें श्वसन वर्णक नहीं होता, इसलिए रक्त श्वसन में सहायक नहीं होता, यह श्वसन में भाग नहीं लेता। दूसरा पॉइंट भी क्या हुआ? गलत। तीसरी बात, नाइट्रोजनी उत्सर्गी उत्पाद यूरिया होता है। बेटा गलत बात, मैंने कहा था कि कॉकरोच का उत्सर्जी पदार्थ यूरिक अम्ल है, इसलिए बात भी क्या हुई? गलत। अगली बात, भोजन का चबाना पीसना मैंडिबलो तथा गिजार्ड द्वारा होता है। एकदम सही बात है, मैंने बोला था कि गिजार्ड में 6 काइटिन युक्त दांत पाए जाते हैं जिनका काम है भोजन की पिसाई करना, तथा मैंडिबल जो थे, वो जबड़े जो थे, उनका काम भी भोजन की पिसाई करना था, इसलिए उत्तर क्या गया इसका? 4। चले अगला क्वेश्चन देखिएगा। सीधे एनसीईआरटी बेस्ड सवाल पूछे जा रहे हैं नीट में, उसके अलावा कुछ नहीं है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल यह पूछ रहा है तिलचिट्टे के शरीर के पृष्ठक। बेटा पृष्ठक जो बोला जाता है वो बोला जाता है टर्गम को या टर्गाइट को। अदरक बोला जाता है वो स्टर्नम या स्टर्नाइट को। पार्श्वक जो बोला जाता है वो बोला जाता है प्लूरोन या प्लूराइट को। किससे जुड़े होते हैं? मैंने बोला ये सब क्या है? ये स्क्लेराइट के भाग है और स्क्लेराइट आपस में एक पतली लचीली झिल्ली से जुड़े होते हैं जिसको बोला था आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन या आर्टिकुलर मेम्ब्रेन या संधिकारी झिल्ली। तो देखना ये रहा संधिकारी झिल्ली हिंदी में। चले एनसीईआरटी की सीधी लाइन है। चलो मैं आगे, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना के संदर्भ में सही नहीं है? वर्ड पे ध्यान देना, नहीं है मतलब गलत बात कौन सी है, ये अपने को ढूंढना है। पहला देखना, देह गुहा साइजोसील। बेटा ये बात एकदम सही है। जब आपने जंतु जगत पढ़ा था तो सर ने बताया था आपसे कि आर्थ्रोपोडा के सदस्य में जो सीलोम पाई जाती है उस सीलोम का निर्माण मीजोडर्म की कोशिकाओं के अलग होने से होता है और ऐसी सीलोम को बोलते हैं साइजोसीलोम या साइजोसील। तो ये बात क्या है? एकदम सही है। दूसरा, भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान अनिर्धारित एवं अर्य विदलन। वर्ड पे सबसे इंपॉर्टेंट फोकस करो, ये कर रखा है अनिर्धारित। अनिर्धारित का मतलब कि भ्रूणीय अवस्था में यह निर्धारित नहीं होता कि कौन सी कोशिका किस अंग का निर्माण करेगी। इसका मतलब यह होता है, बच्चे ध्यान रखना, हम मनुष्य के भ्रूण में प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में भ्रूण की सभी कोशिकाएं टोटीपोटेंट होती है। सभी कोशिकाएं कैसी होती है? पूर्ण शक्त टोटीपोटेंट होती है। मतलब वो जो होती है वो कैसी होती है? अनिर्धारित विदलन होता है। मतलब हर एक कोशिका में ये क्षमता है कि वो पूरे का पूरा भ्रूण जो था, पूरे का पूरा जो बेबी था उसका निर्माण कर लेगी। लेकिन कॉकरोच वगैरह में ऐसा नहीं होता, उसमें निर्धारित विदलन होता है। मतलब हर एक कोशिका का भविष्य निर्धारित होता है कि वो आगे चल के शरीर के किस अंग का निर्माण करेगी। अगर भ्रूणीय अवस्था में वो कोशिका नष्ट हो जाएगी तो उस कोशिका से बनने वाला अंग जो था वो नहीं बनेगा। मतलब इसमें कैसा होता है? निर्धारित। अनिर्धारित नहीं होता, इसलिए बात क्या हुई? गलत। नेक्स्ट, बाह्य कंकाल एन एसिटाइल ग्लूकोज एमीन का बना होता है। बेटा एन एसिटाइल ग्लूकोज एमीन जो होता है इसी के बहुलीकरण से निर्माण होता है अपने पास क्यूटिकल का, या मैं बात करूं काइटिन का। और आपको पता है कि आर्थ्रोपोडा के सदस्य में कॉकरोच में काइटिन का बना हुआ बाह्य कंकाल है। तो ये बात भी क्या हुई? एकदम सही। तीसरी बात, मेटामेरिक खंडी भवन, एकदम सही। आपने जंतु जगत में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि एनेलिडा में, आर्थ्रोपोडा में तथा कोर्डेटा में विखंडी खंडी भवन मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है। तो ये बात क्या है? सही। तो गलत बात कौन सी हुई? सेकंड वाली, इसलिए आंसर क्या गया? सेकंड। चलो मैं आगे, नेक्स्ट देखिएगा। अगला सवाल देखना, तिलचिट्टे की शरीर कोशिकाएं अपने नाइट्रोजनी अपशिष्ट, क्या पूछ रहा है? शरीर कोशिकाएं अपने नाइट्रोजनी अपशिष्ट को हीमोलिम्फ में प्रधान रूप से किस रूप में डाल देती है? ध्यान रखना, किसको?
शरीर की कोशिकाएं अपने नाइट्रोजनी अपशिष्ट को, याद करो मैंने कहा था कॉकरोच के शरीर की कोशिकाओं में नाइट्रोजनी अपशिष्ट बनता है। वो किस रूप में बनता है? मैंने बोला शरीर की कोशिकाओं में बनता है, वो बनता है बेटा पोटेशियम यूरेट के रूप में। और इस पोटेशियम यूरेट को मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स, जो मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स थी, नलिकाएं थी, वो किस में बदल देती है? वो उसको बदल देती है यूरिक एसिड में। चले, तो ये क्या पूछ रहा है कि कोशिकाएं कौन सा नाइट्रोजनी अपशिष्ट हीमोलिम्फ में डालती है? तो हीमोलिम्फ में क्या डालती है? पोटेशियम यूरेट। क्या डालती है? पोटेशियम यूरेट। इसलिए आंसर क्या गया? आंसर गया थर्ड वाला। चलो, मैंने इसके बारे में बताया था आपसे, कॉकरोच में उत्सर्जन के बारे में बताया था उस टाइम पे। चलो मैं आगे, अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल देखिएगा, ये कह रहा है कॉकरोच के विषय में कौन सा कथन सत्य है? सही बात बतानी है। पहली बात, रात्रिचर, हाँ रात्रिचर है, एनसीईआरटी की सीधी लाइन है। सर्वाहारी, हाँ सर्वाहारी है। नम स्थानों पर पाया जाता है, हाँ कॉकरोच नम स्थानों पर पाया जाता है। मतलब तीनों की तीनों बातें सही है। अगला पॉइंट देखते हैं, मेलपिगियन नलिकाएं केवल पश्च आंत्र के अग्रभाग में पाई जाती है। गलत बात है। मेलपिगियन नलिकाएं मध्य आंत्र तथा पश्च आंत्र के संधि युक्त भाग पर पाई जाती है। चलो मैं आगे, नेक्स्ट, सिर 5 भागों से बनता है। गलत बात है, सिर 6 भागों से बनता है। नेक्स्ट, हाइपोफेरिंक्स तथा मैंडिबल युग्मित है। भैया मैंडिबल जो है वो तो वन पेयर होते हैं, लेकिन ये हाइपोफेरिंक्स होती है, ये सिंगल होती है। मतलब केवल इसकी संख्या क्या होती है? 1, जबकि इसकी संख्या कितनी हुई? 2। तो ये बात क्या हुई? गलत बात हुई। आंसर क्या गया? सही बात, फर्स्ट। चले भैया बना दी। अगला सवाल देखिएगा, कॉकरोच के विषय में सत्य है, सही बात पूछ रहा है कॉकरोच के बारे में। पहला कह रहा है यूरियोटेलिक। बेटा गलत बात है। यूरियोटेलिक वो जंतु होते हैं जो किसका उत्सर्जन करते हैं? यूरिया का, जबकि कॉकरोच उत्सर्जन करता है यूरिक अम्ल का, इसलिए ये हुआ यूरिकोटेलिक। तो पहली बात क्या हुई? गलत। दूसरी बात, संपूर्ण अग्र आंत्र क्यूटिकल से आश्रित होती है। एकदम सही बात है, संपूर्ण अग्र आंत्र क्यूटिकल से आश्रित होती है, बिल्कुल एनसीईआरटी की सीधी लाइन है। नेक्स्ट, तीसरा, नर में 6 खंड में स्पर्मेथिका होता है। गलत बात है, स्पर्मेथिका नर में नहीं होता, मादा में होता है। किसमें होता है बेटा? मादा में एक जोड़ी स्पर्मेथिका 6ठे खंड में होता है, 6ठे उदरीय खंड में होता है। गलत बात है। नेक्स्ट, मादा में गुदीय सूक पाया जाता है। गलत बात है। गुदीय सूक जो बोला जाता है बेटा, वो बोला जाता है एनल स्टाइल को। एनल स्टाइल को, और ये एनल स्टाइल है, ये है नर मैथुनंग, और नर मैथुनंग मादा में नहीं पाए जाते, इसलिए बात क्या है? गलत। तो सत्य बात कौन सी? सत्य वचन दूसरे वाला। चलो मैं आगे देखिए अगला क्वेश्चन। बहुत मजा आ रहा होगा, सीधे एनसीईआरटी पे सवाल है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा लक्षण नर कॉकरोच को मादा कॉकरोच से विभेदित करता है? मतलब कौन सी ऐसी चीज है जिसको देख के हम ये पहचान ले कि भैया ये नर कॉकरोच है और ये मादा कॉकरोच, हाँ कि ना? देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट, 9th उदरीय खंड में नौकाकार स्टर्नम की उपस्थिति। बेटा नौकाकार स्टर्नम जो होता है वो मादा में होता है, और मादा में कौन से? 7th स्टर्नम पे होता है। कौन से स्टर्नम पे होता है? 7th में। यहां पे कौन सा दिया? 9th, इसलिए पहली बात क्या हुई बेटा? गलत। नेक्स्ट, गुदीय सूक की उपस्थिति। गुदीय सूक जो होता है वो नर में पाया जाता है और मादा में नहीं पाया जाता। मतलब इसके बेसिस पे तो नर और मादा को पहचान सकते हैं, सही बात है। नेक्स्ट, अग्र पंख गहरे टैगमीना। बेटा ये जो बात है ये नर तथा मादा दोनों में एक ही जैसी होती है, मतलब नर और मादा को पंखों के बेसिस पे विभेदित नहीं किया जा सकता, इसलिए बात क्या हुई? गलत। नेक्स्ट,
एनल सरसाई की उपस्थिति। बेटा एनल सरसाई जो थे उनको बोलते थे गुदियलुम, जो क्या थे, ध्वनिग्राही थे। और ये ध्वनिग्राही 10वें टर्गम पे पाए जाते हैं, एक जोड़ी होते हैं और नर व मादा दोनों में पाए जाते हैं। मतलब इसके बेसिस पे नर व मादा को विभेदित नहीं किया जा सकता। तो किया किसके हिसाब से, दूसरे के हिसाब से, गुदियसुक जिसको बोलते हैं एनल स्टाइल के आधार पे। चले अगला सवाल, बहुत अच्छा सवाल देखिएगा। ये कह रहा है कॉकरोच के आहार नाल के अंगों का सही क्रम मुख की तरफ से। मतलब जब हम मुख से आगे बढ़ते हैं तो कौन सा आता है, बच्चे याद करो। मुख जो था वो जाके किस में खुल रहा था, फेरिंग्स में। फेरिंग्स किस में खुल रहा था, ईसोफेगस में। ईसोफेगस किस में खुल रहा था, क्रोप में। क्रोप किस में खुल रहा था, गिजार्ड में। गिजार्ड किस में खुल रहा था, मध्यांत्र में। मध्यांत्र किस में खुल रही थी, अग्रांत्र में। अग्रांत्र का पहला भाग कौन सा था, पश्चांत्र में। पश्चांत्र का पहला भाग कौन सा था, पश्चांत्र का पहला भाग था अपने पास इलियम, दूसरा भाग था कोलन और तीसरा भाग था रेक्टम। और रेक्टम गुदा के द्वारा बाहर खुल रहा था, हाँ कि ना। यही तो पूरे के पूरे आहार नाल का सीक्वेंस था, मुख से लेके गुदा तक। देखो तो सबसे पहले बात कर रहे किसने, फेरिंग्स। फेरिंग्स खुलता है ईसोफेगस में, सही बात है। ईसोफेगस खुलता है गिजार्ड में, नहीं गलत बात है। ईसोफेगस जाके खुलता है क्रोप में। दूसरी बात, फेरिंग्स खुलता है ईसोफेगस में, सही बात है। ईसोफेगस खुलता है इलियम में, नहीं। इलियम तो पश्चांत्र का भाग है, गलत बात है। क्रोप आना चाहिए। नेक्स्ट, फेरिंग्स खुलता है ईसोफेगस में, सही बात है। ईसोफेगस खुलता है क्रोप में, सही बात है। क्रोप खुलता है गिजार्ड में, सही बात है। गिजार्ड किस में खुलेगा, मध्यांत्र में। और मध्यांत्र सबसे पहले किस में खुलेगा, इलियम में। इलियम किस में खुलेगा, कोलन में। कोलन किस में खुलेगा, रेक्टम में। मतलब सीक्वेंस के हिसाब से ये क्या हुआ, सही हुआ। नेक्स्ट, फेरिंग्स खुलता है ईसोफेगस में। ईसोफेगस खुलेगा गिजार्ड में, गिजार्ड क्रोप में, गलत बात है। तो सही बात कौन सी आई, थर्ड वाली बात। डाइजेस्टिव सिस्टम के डायग्राम में मैंने एक्सप्लेन किया था एक एक पॉइंट। चलो मैं आगे, नेक्स्ट देखिए, यदि तिलचिट्टे का सिर हटा दिया जाए तो यह कुछ दिनों तक जीवित रह सकता है। क्योंकि बेटा ये सवाल मैंने करवाया था, एनसीईआरटी की सीधी लाइन थी कि कॉकरोच लगभग 7 दिन तक जीवित रह सकता है। क्यों, क्योंकि सिर में उसके तंत्रिका तंत्र का बहुत थोड़ा सा भाग स्थित होता है। अधिकांश भाग कहां स्थित होता है, शरीर की अधर सतह पर। और ये किसमें दिया गया, ऑप्शन नंबर सेकंड में। सीधा का सीधा सवाल है ये, नीट 2020 का सवाल है, सीधा पूछा गया बिल्कुल। चले तो यहां पे जाके कॉकरोच के से संबंधित वो क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए जो पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं। आप लोग एनसीईआरटी की एक एक लाइन को बहुत अच्छे से पढ़ना। जहां पे कोई दिक्कत आए, डाउट आए, वहां पे पूछिएगा, ठीक है जी। तो मिलते हैं अपन जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।